हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। आज जो प्राचीन इतिहास के बारे में आप लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना दोस्त? आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि आने वाला वीडियो आपके पास पास पहुंच सके, ठीक है दोस्त? चलिए दोस्त, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी तैयार हो जाइए, ठीक है दोस्त? तो चलिए ये भी बता देते हैं दोस्त कि हम लोग का लाइव चलता है ग्रुप डिस्कशन जो कि 8 बजे शाम से, ठीक है? तो आप लोग उसमें भी जुड़िएगा। चलो तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट सार्वजनिक घटनाओं, तथ्य आदि कालाक्रमित विवरण को इतिहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या इतिहास क्या होता है दोस्त? मतलब कोई व्यक्ति हो गया, कोई समाज हो गया, कोई देश से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशिष्ट जो सार्वजनिक क्षेत्र घटनाएं होती हैं उसे इतिहास कहते हैं, ठीक है दोस्त? देखिए, ध्यान रखिएगा दोस्त, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्त, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहते हैं, भी ध्यान रखिएगा। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन थे? मतलब दोस्त, मतलब कि जो प्राचीन इतिहास था उसमें पहली बार जो पुस्तक मतलब कि चर्चा में आई थी, उस पुस्तक में इतिहास के बारे में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, राजतरंगी का कल्याण है। कौन कर कल राजतरंगी? ध्यान रखिएगा दोस्त। देखिए, और बोलेगा उत्कीर्ण चिन्ह, जो प्राचीन सिक्का था क्या कहलाता है? ठीक है दोस्त, देखिए, जो उत्कीर्ण चिन्ह वाले सिक्का हो, मतलब पहले सिक्का पर क्या चिन्ह, मतलब कि कॉइन्स पे क्या होता था, चिन्ह चिन्ह मतलब विवरण रहता था, ठीक है ना? उस सिक्कों का कहते हैं हम आहत सिक्का कहते हैं या पंच मार्क्स कॉइन्स कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए दोस्त, ठीक है? देखिए, सिक्कों के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। जो सिक्का होता है, सिक्का का अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त? ध्यान रखिएगा, मुद्रा शास्त्र हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो लेकिन इंग्लिश में याद रखिए दोस्त, क्योंकि इसको क्वेश्चन आता है इंग्लिश में, ठीक है? तो देखिए क्या होता है, न्यूमेमेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिमेटिक्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब बोलेगा भारत का जो प्रागैतिहासिक खोज का प्रारंभ श्रेय करने के मतलब किस दिया? देखिए दोस्त, क्या बोले जाता है, देखिए मतलब कि जो हम लोग का इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्री हिस्टोरी, एक होता है प्रोटो हिस्टोरी, एक होता है हिस्टोरिक, ठीक है? तो यह जो ऐतिहासिक है इसको हम क्या प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। मतलब मानव उत्पत्ति से 3000 साल पहले का विवरण इसमें मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कि श्रेय किससे जाता है? प्रारंभ करने का श्रेय, ध्यान रखिएगा, इसको हम डॉक्टर प्राइम रोज को जाता देते हैं। किसको? डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, ठीक है दोस्त? अभी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? तो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित जो प्री हिस्टोरिक इंडिया की कृति, देखिए, मान लीजिए कि एक और पुस्तक आई थी, कौन? प्री हिस्टोरिक इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, तो कौन है? स्टुअर्ट पिगनट। स्टुअर्ट पिगनट को माना जाता है प्री हिस्टोरिक का इंडियंस की कृति, ठीक है दोस्त? देखिए, अब बोलेगा दोस्त कि जो चीनी यात्रियों में अपने यात्रा वृत्तांत, मतलब चीनी यात्री थे, ठीक है दोस्त? मतलब देखिए, चीनी यात्री भारत में 3 लोग आए थे, ठीक है ना? फहियान था, ईसिंग थे, हेनसोंग थे, ये ध्यान रखिएगा। जो मतलब कि जो कौन अपने चीनी यात्री आए थे, अपने पुस्तक में क्या लिखे थे भारत के लिए? एक शब्द दिए थे भारत को, ध्यान रखिए कौन भारत का नाम था? तो इंटू था, इंटू, ध्यान रखिएगा दोस्त, इंटू शब्द से भारत को सम्मानित किया गया था, ठीक है? देखिए, अवोत्कीर्ण लेख का अध्ययन क्या कहते हैं? देखिए दोस्त, जो लेख होता है, अभिलेख होता है, लेखों का अध्ययन कहते हैं हम अभिलेखा शास्त्र बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश हिंदी न तो याद रखिएगा दोस्त, इंग्लिश याद रखिएगा, क्या बोलते हैं हम? एपिग्राफी बोलते हैं। यानी उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी हम बोलते हैं, अभी लोग ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है? देखिए दोस्त, लिपियों के विवरण की अध्ययन को क्या कहते हैं? जब लिपियों के बारे में कोई बताता है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ये भी ध्यान रखिएगा, का पुरालिपि बोलते हैं। पुरालिपि विधा हम कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त? ध्यान रखिएगा, पुरालिपि विधा हम बोलते हैं, ठीक है दोस्त? चलिए, अब बोलेगा दोस्त कि सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किसने किया था? देखिए, किसने नहीं किया था, तो बोल रहा है कि पहली बार भारतवर्ष का जो उल्लेख किया गया था, किस अभिलेख से पता चलता है कि भारतवर्ष का उल्लेख किया गया था? जैसे देखिए दोस्त, जो कलिंग नरेश खारवेल थे, काल खारवेल के ही गुफा था, हाथी गुफा अभिलेख, उन्हीं उन्हीं से पता चलता है भारतवर्ष के बारे में, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। एक प्राचीन भारत का मतलब सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार करने वाला कौन व्यक्ति थे? ध्यान रखिएगा, बी.एन. स्मिथ थे। कौन थे? बी.एन. स्मिथ क्या किए थे? जो सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास को तैयार किए थे दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त? तो दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं और आप लोग को बताते हैं। देखिए,
इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए, इतिहास जो होता है 3 टाइप का होता है। इतिहास जो होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक, एक होता है हिस्टोरिक। ठीक है दोस्त? इसको हिंदी बोले तो एक होता है प्रागैतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक, एक होता है ऐतिहासिक काल। ठीक है? तो देखिए दोस्त, जो प्री हिस्टोरिक होता है यानी प्रागैतिहासिक होता है, यह मानव उत्पत्ति से 3000 साल पहले तक होता है। ठीक है ना दोस्त? मानव जो उत्पत्ति हुआ था जब, तो 3000 साल पहले का विवरण मिलता है प्रागैतिहासिक में। ठीक है दोस्तों? इसमें भी ध्यान रखिएगा, जो आद्य ऐतिहासिक होता है यानी प्रोटो हिस्टोरिक, इसमें 3000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक ही जिक्र मिलता है। जो मतलब ऐतिहासिक काल होता है, जो 600 से लेकर के अभी तक चल रहा है। जो प्रागैतिहासिक होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो प्रतात्विक साक्ष्य एकमात्र स्रोत है। जैसे मान लीजिए जो स्रोत मिलता है, जैसे मतलब कि प्राचीन काल में जो गुफा मिल गया, ये सब मिल गया, तो मतलब कि उसी का साक्ष्य मिलता है प्रागैतिक काल में। इसमें कुछ पढ़ा और लिखा हुआ नहीं गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? देखिए, अब चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में यानी प्रोटो हिस्टोरी के बारे में। देखिए, क्या होता है दोस्त, जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, मतलब लिखा हुआ प्राप्त हुआ है, लेकिन आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है इसको। आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है, ध्यान रखिए दोस्त। ठीक है ना? जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है, इसमें लिखित साक्ष्य है लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, जो ऐतिहासिक काल होता है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी है, साहित्यिक शास्त्र दोनों मिलता है, मतलब कि पढ़ा भी गया है और देखा भी गया है इसमें ऐतिहासिक काल में। ठीक है दोस्त? चलिए दोस्त, तो आगे अपने स्लाइड पे चलते हैं अब। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया गया था। मान लीजिए दोस्त कि हम लोग अपना इतिहास जानते हैं, इतिहास जानने के लिए हम लोग किस किस चीज का प्रयोग किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक, हम धार्मिक ग्रंथ का प्रयोग किए थे। तो जैसे धार्मिक ग्रंथ में कैसे पता लगाए थे, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो रामायण महाभारत की पुस्तकों को देख देख के हम लोग पता लगाए थे। ठीक है ना? कि प्राचीन इतिहास में ये था वो था। ठीक है? उसके बाद में दोस्त देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथ, जो ऐतिहासिक ग्रंथ होता है, उससे भी हम हमें पता चलता है। जैसे कि ऐतिहासिक ग्रंथ में कैसे हो जाएगा, जैसे रायतरंगिणी से पता लगा था। ठीक है ना? रायतरंगिणी से कलहर कलहर जो लेखक थे, उन्हीं से हमको पता लगा था इतिहास के बारे में। तो उसके बाद में जो प्रतात्विक साक्ष्य हैं, जो गुफा हो गया, कोई पहाड़ मिला, कोई धरती के अंदर कुछ मिला, मंदिर मिला, ठीक है ना, उससे भी इतिहास के बारे में जानकारी मिला है। उसके बाद में विवरण भी मिला है विदेशी विवरण से। विदेशी विवरण कैसे हो जाएगा, तो देखिए, जो विदेशी विवरण थे, जो जैसे सीयू की अपने पुस्तक में लिखे थे, ठीक है, तो वैसे ही विदेशी विदेशी लोग भी आए थे भारत में, अपने पुस्तक में भारत के बारे में जिक्र किए थे, तो इतिहास का वर्णन मिलता है। ठीक है? ठीक है दोस्तों, जो एक ब्राह्मी लिपि होता है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, तो ध्यान रखिए, जेम्स प्रिंस से। ठीक है? जो ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है दोस्त, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 में। ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है ना? ये भी ध्यान रखिए दोस्त कि जो हम लोग लिखते हैं, तो ठीक है ना, तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो ब्राह्मी लिपि होता है दोस्त, ये मतलब उल्टा चलता है, यानी आप लोग दाएं जाएंगे, दाएं से दाएं से कहाँ लिखेंगे, बाएं। ठीक है ना? दाएं से बाएं। जो हम लोगों का होता है दोस्त, हम लोग लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि होता है, जो राइट से लेफ्ट चलती है। ठीक है? देखिए, भारत का जो प्राचीनात्मक ग्रंथ वेदों का संग्रह करता कैसे माना जाता है, ध्यान रखिएगा, महर्षि महर्षि कृष्ण देव व्यास को। ठीक है ना? देखिए, जो प्राचीन वेदों का ग्रंथ मतलब संग्रहकर्ता कहते हैं, वेद व्यास को कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक है? फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के जो प्राचीन राजा थे, मतलब कि जो पौराणिक मतलब अनुसार भारत के राजा कौन थे, ध्यान रखिए दोस्त, राजा मनु थे। कौन थे? राजा मनु को माना जाता है, मनु को माना जाता है दोस्त। ठीक है? वायु पुराण किस वंश का उल्लेख मिलता है, मान लीजिए कि वायु पुराण है, तो वायु पुराण में किस वंश का, देखिए ट्रिक बताते हैं आपको अब। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए वायु पुराण, वायु कैसा होता है दोस्त, गुप्त होता है। ठीक है ना? वायु कैसा होता है, गुप्त होता है। तो वायु पुराण में क्या हो जाएगा, गुप्त वंश का जानकारी मिलता है, और साथ साथ ही शुंग वंश का भी आप ध्यान रखिएगा। वायु पुराण, गुप्त वंश और शुंग वंश, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त? आगे चलते हैं अब। देखिए, जो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस वंश से संबंधित है, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, किस संबंधित है, ध्यान रखिए, मौर्य काल से। ठीक है? ध्यान रखिए दोस्त, जो कौटिल्य बोलते हैं, विष्णुगुप्त बोलते हैं, चरक बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है? तो
इनका जो अर्थशास्त्र पुस्तक था, ये धन से संबंधित नहीं था। यह पुस्तक ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक किससे संबंधित था? तो ये पुस्तक राजनीतिक शास्त्र से था, ठीक है ना? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, यह राजनीतिक शास्त्र से संबंधित था। और यह इतिहास की जानकारी मिलती है मौर्य काल से। मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना? अर्थशास्त्र में, ठीक है। इसमें मौर्य काल के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से पता चलता है? तो ध्यान रखिएगा, कल्पसूत्र से। कौन? कल्पसूत्र से पता चलता है जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, ठीक है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक और चीज देख लीजिए कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, ठीक है ना? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। देखिए, मान लीजिए कि जो पुरातात्विक सर्वेक्षण होता है, यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही मतलब कि प्रचलन में आता है, संस्कृति मंत्रालय के कंट्रोल में आता है, ठीक है दोस्त? तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आगे आगे देखेंगे, ठीक है ना? तो दोस्तों बाय।